नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। लंबे समय तक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बेताज बादशाह रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही बेदखल कर दिए गए हैं। पूरी दुनिया अमेरिकी सिस्टम पर तंज कस रही है। किसी का कहना है कि अमेरिकी लोकतंत्र दरक रहा है, तो कोई कह रहा है कि अमेरिकी मॉडल की कमियां जग जाहिर हो चुकी हैं। अब अमेरिका को अपने संविधान को बदलना चाहिए। चीनी डिक्टेटरशिप भी अमेरिका पर चुटकी ले रही है। लेकिन आज ये समझने की जरूरत है कि ट्रंप की महत्वाकांक्षा और निरंकुश सोच से अमेरिका बचा कैसे। अमेरिका ने अपने ही एक नेता की मनमानी से बचने का इंतजाम कैसे किया। अमेरिका में वो कौन सा अदृश्य सिस्टम है जिसने ट्रंप जैसे ताकतवर नेता की हर तिकड़म को धाराशायी कर दिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि पिछले 225 साल में अमेरिकी लोकतंत्र ने ऐसा क्या किया जिसने वहां नेताओं की मनमानी के रास्ते को बिल्कुल संकरा कर दिया। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस निरंकुश सोच से लड़ने के लिए किस तरह तैयार हुए। ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके दम पर अमेरिकी लोकतंत्र आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। अमेरिका में जो कुछ हुआ उसकी स्क्रिप्ट बहुत दिन पहले से ही लिखी जा रही थी और सबसे खतरनाक बात यह थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस्तेमाल की भी पूरी तैयारी कर रखी थी। 18 सितंबर 2020 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस रुथ बेडर गिन्सबर्ग का निधन हो गया। उन्हें महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय का पुरोधा माना जाता था। 1.5 महीने में ही राष्ट्रपति चुनाव होने थे। परंपरा कहती थी कि ट्रंप एक नए जज की नियुक्ति के लिए चुनाव का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिपब्लिकन विचारधारा की समर्थक एक जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करवा दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं। 9 में से 7 जजों का झुकाव रिपब्लिकन विचारधारा की तरफ है। तब ये माना जा रहा था कि ट्रंप अगर चुनाव हार गए तो वो नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और रिपब्लिकन विचारधारा के समर्थक जज उनके पक्ष में फैसला सुना देंगे। ट्रंप चुनाव हारे। उन्होंने कई जगह मुकदमे भी किए, लेकिन ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की खासियत ही थी कि किसी ने गैर कानूनी तरीके से ट्रंप की मदद नहीं की। सुप्रीम कोर्ट, जहां की उनके पक्ष में 7 जज थे, वो भी ट्रंप की मदद के लिए आगे नहीं आए। 4 राज्यों में वोटों की गिनती को पलटने के लिए किए गए मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर अमेरिका वासियों का भरोसा और ज्यादा मजबूत हो गया। ट्रंप एक बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला कांटे का रहेगा। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पलड़ा मजबूत करने के लिए ट्रंप ने रिपब्लिकन विचारधारा से ताल्लुक रखने वाली एमी कॉनी बैरेट को जज नियुक्त करवा दिया। शायद उन्हें यकीन था कि विवाद की स्थिति में अदालत का फैसला उनके पक्ष में आएगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन लीनिंग्स वाले जजेस को, उनको मेजॉरिटी हो गई। लेकिन जब मसले आए तो मैं कहता हूं कि न्यायपालिका ने इस बेसिस पे निर्णय नहीं लिए कि रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट। उन्होंने अमेरिका के बारे में और अपने पब्लिक के बारे में सोच के निर्णय लिए हैं। तो न्यायपालिका बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, रोल रहा है। चुनाव फंसने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और उनके समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि
4 प्रांतों जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन ने प्रांतों के कानूनों का उल्लंघन किया है। अमेरिकी संविधान का भी पालन नहीं किया गया है। ऐसे में अदालत चारों प्रांतों के इलेक्टोरल कॉलेज को बाइडेन के पक्ष में मतदान करने से रोके। राष्ट्रपति ट्रंप को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन जब अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, तो अमेरिका के कई स्थानीय अदालतों ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गैर कानूनी तरीके से भी वहाँ पे जजेस को अपॉइंट किए थे, ताकि वो चाहते थे कि अगर वो हार भी जाते हैं तो जुडिशरी के माध्यम से अपने पावर को रिटेन कर सकें। लेकिन इसके बावजूद जो अभी कोर्ट में वहाँ पे केसेस गए थे, लगभग 60 केस ट्रंप ने इलेक्शन से संबंधित किए थे, उसमें केवल 1 में उनकी जीत हुई है और बाकी में सुप्रीम कोर्ट या फिर जो दूसरे कोर्ट हैं उन्होंने ट्रंप के कंप्लेन को, इलेक्शन से संबंधित जो कंप्लेन थे उसको मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी अदालत के कुछ फैसलों को लेकर आज भी बहस होती है, जिसमें से केस 20 साल पुराना है। तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन्स और एर्नोल्ड गोर डेमोक्रेट्स की ओर से उम्मीदवार थे। बराबर वोटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तनातनी चल रही थी। फ्लोरिडा में वोटों की गिनती का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने फ्लोरिडा में वोटों की दोबारा गिनती पर रोक लगाते हुए जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति बना दिया। शायद इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप 20 साल पहले जैसे ही फैसले की उम्मीद कर रहे हो। इसके बावजूद कि काफ़ी दबाव बनाया गया था संसद पे, न्यायपालिका पे, तो लेकिन ये जो संस्थाएं हैं, न्यायपालिका या संसद वहाँ का, तो वो उनके दबाव में नहीं आए और ट्रंप के विरोध में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम वहाँ पे लिए हैं, जिसमें उन्होंने ट्रंप की हार को स्वीकारा है और ट्रंप के जो कंप्लेंट्स थे उसको रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका में चुनाव के दौरान वहाँ की सबसे बड़ी अदालत की भूमिका बढ़ जाती है। इसकी बड़ी वजह ये है कि वहाँ चुनाव को लेकर कोई खास नियम नहीं है। ऐसे में किसी भी विवाद की स्थिति में वहाँ का सुप्रीम कोर्ट तुरंत सक्रिय हो जाता है, जिससे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। आपने देखा कि किस तरह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट वहाँ के लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे सशक्त स्तंभ की तरह खड़ी है। अमेरिका के संविधान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश को चलाने वाली कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, विधायिका यानी संसद और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा है। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत तीनों को आपस में नियंत्रित करता है, यानी किसी के निरंकुश होने की गुंजाइश बचती ही नहीं है। बावजूद इसके पिछले 4 साल में ऐसे कई मौके आए जब ट्रंप ने लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की, लेकिन हर बार वहां की संस्थाओं ने उन्हें चेताने से गुरेज नहीं किया। अमेरिकी संविधान इतना सख्त है कि 230 साल के इतिहास में अब तक सिर्फ 27 बार संशोधन हुए हैं। शुरुआत के 10 संशोधनों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी संविधान की आत्मा में कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ रच बस चुका है। 20 साल पुरानी घटना है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उनकी बेटी बारबरा बुश अवैध तरीके से शराब खरीदने के जुर्म में पकड़ी गई। राष्ट्रपति की बेटी को 8 घंटे की सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई गई। मतलब कानूनों को लागू करवाने में अमेरिकी संस्थाएं अपनी सैनिटी बरकरार रखने की पूरी कोशिश करती हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, अमेरिका में नस्ल भेद को लेकर दंगे भड़क गए। ट्रंप के बयानों से आग और भड़क रही थी। तब ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने ट्रंप से साफ साफ कह दिया कि आप शांति चाहते हैं तो अपना मुंह बंद रखिए। इसे अमेरिका में गुस्ताखी नहीं माना गया, बल्कि सभी ने उस पुलिस अफसर का समर्थन किया।
कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी संविधान ने राष्ट्रपति को सौंपी है, लेकिन राष्ट्रपति को कहीं इतनी खुली छूट नहीं दी गई है कि वो बिल्कुल निरंकुश हो जाए या अपनी मनमानी मुल्क पर थोपता रहे। भले ही पूरी दुनिया के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन वो अपनी शक्तियां संसद से पाता है। संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस की ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके जरिए संसद, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। मसलन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन उस नियुक्ति पर आखिरी मोहर सीनेट की लगवानी जरूरी है। कानून बनाने की जिम्मेदारी अगर संसद के पास है तो उसे लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास। अमेरिका में बजट पास करवाने के लिए राष्ट्रपति को संसद से और कानून पर दस्तखत करवाने के लिए संसद को राष्ट्रपति की ओर देखना पड़ता है। ये एक ऐसी साझी व्यवस्था है जिसमें आपसी तालमेल भी है और खींचतान भी, तो एक दूसरे को निरंकुश होने से रोकने की क्षमता भी। जो भी उनको अपना ये अधिकारों का प्रयोग करना होता है तो उनको कांग्रेस में जाकर वहां पर अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ये बहुत ज्यादा हैं, जिससे कि कोई भी राष्ट्रपति अगर कोई ऐसा बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट व्यूज का हो तो वो अपनी मनमानी न कर पाए, चाहे दूसरे देशों के साथ लड़ाई करनी है या न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होना है तो वो ऐसी लड़ाई नहीं कर पाए। तो इसके लिए बहुत उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को संसद से पास विधेयक को वीटो करने का अधिकार है, तो संसद को भी अधिकार है कि वो राष्ट्रपति द्वारा रोके गए विधेयक को दोबारा पारित कर दे। इन दोनों के बीच न्यायपालिका है जो विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज पर पैनी नजर रखती है। अगर अमेरिकी न्यायपालिका को कोई भी फैसला संविधान के खिलाफ लगता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। वहाँ जो जुडिशियरी है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वहाँ जो संसद है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भी अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट है। एक तरह से जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है वहाँ पे कोई संस्था अगर इधर उधर भी जाती है तो या तो उसे संसद चेक करता है या राष्ट्रपति चेक करते हैं या फिर वहां की न्यायपालिका चेक करती है। तो इस तरह से लोकतंत्र का जो मूलभूत आधार है जिसके चलते वो मजबूत हुआ है वो है वहां का चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। अमेरिकी राष्ट्रपति पृथ्वी पर सबसे ताकतवर सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया और ईरान जैसे मुल्कों पर हमले की धमकी देते रहे, लेकिन अमेरिकी सिस्टम को समझने वाले ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास चाह कर भी युद्ध की घोषणा का अधिकार नहीं है। युद्ध की घोषणा के लिए पहले राष्ट्रपति को सीनेट से इजाजत लेनी होगी। मतलब अमेरिकी संविधान ने सभी शक्तियां किसी एक व्यक्ति या संस्था में स्थापित नहीं की हैं। शक्तियों का बंटवारा कर आपस में मिलजुल कर फैसला लेने की व्यवस्था बनाई गई है। कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव जो होता है यानी कि जो प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर का जो सिस्टम होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कई बार उनकी पॉलिसी जो होती है पॉपुलिस्ट होती है, आर्बिट्ररी होती है, डिस्क्रिमिनेटरी होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर एक प्रजातंत्र में एक प्रोविजन होता है कि उसके पावर को रोका जा सके दूसरी संस्थाओं के माध्यम से। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो लेजिस्लेचर होते हैं यानी कि सदन होता है, और फिर न्यायपाल क्या होती है। अमेरिकी सिस्टम व्यक्ति विशेष से नहीं अपनी मजबूत संस्थाओं से चलता है। इसलिए पुलिस अधिकारी हो या मेयर, राज्यों के गवर्नर हो या प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रपति जैसे ऊंचे पद पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप के उलूल जुलूल फैसलों और बयानबाजी के खिलाफ आईना दिखाने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। अमेरिकी संविधान में हर स्तर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि सर्वोच्च सत्ता का केंद्र अमेरिका के लोग ही रहें। अमेरिका भी अनेकताओं में एकता का देश है। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के बावजूद सबको एक सूत्र में बांधने के लिए राज्यों को काफी शक्तियां मिली हुई हैं। हर राज्य अपने बुनियादी फैसले खुद ले सकता है। मसलन कोरोना काल में ही हर राज्य को अपने हिसाब से
लॉकडाउन लगाने या हटाने की शक्ति मिली हुई थी। चुनाव में भी हर राज्य के पास अपने हिसाब से चुनाव करवाने का अधिकार था। राज्यों की ये ताकत अमेरिका को एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र बनाती है। कुछ दिनों पहले पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से ट्रंप जॉर्जिया प्रांत के मुख्य चुनाव अधिकारी ब्रैड रेफेन्सपर्जर पर चुनाव के नतीजे पलटने के लिए दबाव डाल रहे थे। वो चुनाव अधिकारी से कहते रहे कि उनकी हार को पलटने के लिए जरूरी वोटों की व्यवस्था करें। ट्रंप ने ये धमकी भी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की बात वहां भी नहीं मानी गई। राज्यों और राष्ट्रपति की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन अमेरिकी लोकतंत्र को मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। अमेरिकी समाज की विविधता बरकरार रखने के लिए एक ऐसा संघीय ढांचा खड़ा किया गया जिसमें कई मायनों में केंद्र से अधिक राज्यों को ताकत दी गई। यहाँ तक कि अमेरिका की संघीय व्यवस्था में राज्यों को अपना कानून बनाने का भी अधिकार है। विलिंग कोऑपरेशन से ये फेडरेशन बनी थी, तो इसलिए उनका मानना ये था कि अगर कई बार कोस्टल स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं तो हिंटरलैंड स्टेट्स के भी इंटरेस्ट होने चाहिए, कई इंडस्ट्रियल स्टेट्स के इंटरेस्ट होने चाहिए तो एग्रीकल्चरल स्टेट्स के भी होने चाहिए। कई जगहों पे जो है रेशियल डिवाइड होता था, तो हर प्रकार से ऐसी पॉलिसीज निकलनी चाहिए कि जो भी किसी तरह के रेस के लोग हों, किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, उन सबको जो है सो पूरा मौका मिलना चाहिए। अमेरिकी संघवाद में राज्यों की भूमिका संविधान संशोधन के मामलों में भी दमदार रखी गई है। संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है, जिसे 3/4 राज्यों से पास होना जरूरी है। इसी तरह से संशोधन का प्रस्ताव राज्यों की 2/3 विधायकों की मांग पर अमेरिकी संसद द्वारा संवैधानिक सम्मेलन बुलाकर किया जा सकता है। शायद इसी मुश्किल प्रक्रिया की वजह से अमेरिकी संविधान में अब तक बहुत कम संशोधन हुए हैं। अमेरिका एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होते हैं। उनके पास अपॉइंटिंग पावर्स होते हैं, वॉर डिक्लेयर करने का पावर होता है, जो आर्मी होते हैं, चीफ होते हैं, उनको अपॉइंट करने का पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के पावर होते हैं। तो ये सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं क्योंकि सिस्टम प्रेसिडेंशियल है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का जो है, ये वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस के भी सिस्टम है, जिसमें कि दूसरी संस्थाएं जो हैं उनको भी पावर्स दिए गए हैं, ताकि अगर कोई प्रेसिडेंट बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करे या जो डेमोक्रेसी को है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करे, तो इस ढंग के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अमेरिकी राजनीति में 2 दलों का वर्चस्व है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। अमेरिका में चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था नहीं है। कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं, वोट कैसे डाला जाएगा, गिनती कब होगी, इसके बारे में सभी राज्यों के अलग अलग नियम होते हैं। वहां का संघीय ढांचा, वहां का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां वहां के जो 50 स्टेट हैं उनके पास है, और उनके गवर्नर्स, उनकी भी जो अपने बजट्स हैं, उनकी जो अपनी पावर है, उनके जो अपने रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो उसको क्योंकि शक्ति सभी केवल राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। समानता के आधार पर अमेरिकी संसद का ऊपरी सदन यानी सीनेट का गठन होता है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राज्यों का प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर तय होता है। अमेरिका का संघीय ढांचा कुछ इस तरह का है जिससे राष्ट्रपति या कहें केंद्रीय सत्ता के हावी होने की गुंजाइश नहीं बचती। अमेरिका के संघीय ढांचे में बतौर राष्ट्रपति ट्रंप चाहकर भी डेमोक्रेट गवर्नर्स पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव नहीं बना सकते। राज्यों के अधिकार संविधान में इतने स्पष्ट हैं कि अपनी पार्टी के हुकूमत वाले राज्यों में भी अपनी बात मानने के लिए आग्रह कर सकते थे, बाध्य नहीं। चुनाव के दौरान जॉर्जिया के चुनाव अधिकारी पर उनका दबाव बनाने का दाव बेकार गया। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचे का ताना बाना कुछ ऐसा बुना जिसमें राज्य भी खुद को स्वायत्त महसूस करे और एक मजबूत केंद्रीय शक्ति भी बनी रहे। उसी सोच और संरचना का कमाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के समय 13 राज्य थे, जिनकी संख्या अब 51 हो चुकी है।
ऐसे में पिछले 225 सालों से लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में अमेरिका का पारदर्शी संघीय ढांचा और आपसी टकरावों से निपटने का मैकेनिज्म अहम भूमिका निभाता आ रहा है। पूरी दुनिया हैरत में है कि कैसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स का अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ जबकि ट्रंप के 8 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर थे। फेसबुक पेज पर पाबंदी लग गई और इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक कर दिया गया। असल में इसके पीछे अमेरिकी सिस्टम की वो ताकत है जो पारदर्शिता को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके साथ ही अमेरिकी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया इतना ताकतवर है कि विषम परिस्थितियों में भी वो अपने बुनियादी सिद्धांतों को बरकरार रखता है। पूरे 4 साल राष्ट्रपति ट्रंप मीडिया के एक बड़े तबके पर फेक न्यूज का आरोप लगाते रहे, लेकिन ऐसे तमाम अखबारों और चैनलों ने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाना बंद नहीं किया। Warn them? Who you with? And why did you not have social distancing until March 16th? Who you with? I'm weak. That's enough. That's enough. Mr. President, That's enough. Ask one of the truth is a lot better than yours sometimes, if you don't mind me saying. Let me tell you about your record. Your record is so good. जब राष्ट्रपति ट्रंप के उकसावे पर उनके समर्थकों ने हमला किया तो अमेरिकी मीडिया ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने में जरा भी देरी नहीं लगाई। द वॉशिंगटन पोस्ट ने हिंसा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को गुनहगार बताया और बिना लाग लपेट के हटाने की मांग कर दी। अमेरिका के इस अखबार की हेडलाइन थी, कॉल्स क्रू टू रिमूव ट्रंप एज ही एक्नॉलेजेस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को हटाए जाने की मांग को प्रमुखता से छापा। यूएसए टुडे ने भी सीधे सीधे हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका के दूसरे अखबार और न्यूज चैनल्स में भी लोकतंत्र के मंदिर पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया गया। दरअसल अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में ही प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र है। वहां संविधान में प्रेस की आजादी की गारंटी दी गई है। तो वहाँ पे अभी दबाव के बावजूद जो मेन स्ट्रीम मीडिया थे, जैसे मैं CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, इवन वॉशिंगटन पोस्ट, इस ढंग के मीडिया हाउसेस की बात करें तो वो ट्रंप की पॉलिसीज, ट्रंप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ट्रंप चाहते थे कि वो उसको डीलेजिटिमाइज करें, वो उनको फेक न्यूज़ के नाम पे उनको उनकी लेजिटिमेसी खत्म कर दें। लेकिन इसके बावजूद जो अमेरिका में मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो रोल प्ले किया है यह काफ़ी सराहनीय है और वो ट्रंप के दबाव में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। अमेरिकी सिस्टम को जब महसूस हुआ कि निजी स्वार्थ के लिए ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनके अकाउंट ब्लॉक करने में भी अमेरिकी सिस्टम ने देरी नहीं लगाई। अमेरिका के कुछ मीडिया संगठनों से ट्रंप की खासी नाराजगी रही है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला संबोधन हुआ तो ABC, CBS और NBC जैसे न्यूज चैनल्स ने उनके संबोधन को प्रसारित नहीं किया। ट्रंप इन न्यूज चैनलों पर उनसे चुनाव चुराने का आरोप लगा रहे थे। ये अमेरिकी मीडिया की बेबाकी और आजादी ही है कि CNN राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण दिखाने के बाद टिप्पणी करता है कि वो एक ऐसे आलसी कछुए की तरह पेश आ रहे हैं जिसे पता है कि उसका समय खत्म हो चुका है। वहां पर 26 अगर मेन अखबार हैं तो उसमें से करीब 24 हैं जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध थे, केवल 2 ही उनके फेवर में थे। ऐसा ही टेलीविजन चैनल्स में भी सभी देखा जाए, चाहे प्रिंट मीडिया है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह वगैरह, सभी उनके राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध हैं। बिल्कुल ही लेफ्ट लीनिंग लिबरल मीडिया हो गया है। और जो टेलीविजन है उसमें भी CNN, MSNBC सभी जो चैनल्स हैं वो ये राइट कंजर्वेटिव्स के विरुद्ध हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध। अमेरिका में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाहियों ने राष्ट्रपति से भी कड़वे से कड़वे सवाल पूछने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। Why does that matter? Why is this a global competition to you if every... राष्ट्रपति ट्रंप और मीडिया के बीच तू मैं की कई घटनाएं सामने आई हैं।
संविधान से मिले प्रेस की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी मीडिया ने अपने राष्ट्रपति से भी कड़वे से कड़वे सवाल पूछने में न तो हिचक दिखाई, न उलझने से हिचका। कई मौकों पर तो ट्रंप ने जवाब देने की जगह बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना बेहतर समझा। अमेरिकी मीडिया की यही बेबाकी और निडरता वहां के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाए रखने में अहम किरदार निभाती रही है। दुनिया के हर देश के संविधान की अपनी कुछ यूएसपीज हैं। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए तमाम देशों ने अपने अपने सिद्धांत और धारणाएं गढ़ी हैं, लेकिन सही मायनों में लोकतंत्र वहीं कामयाब हुआ है जहां संविधान का पालन करवाने वाली संस्थाएं मजबूत हुई हैं, जहां रूल ऑफ लॉ भी दृढ़ है, जहां आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए भेदभाव की जगह नहीं होती, जहां सबसे कमजोर आदमी की फरियाद भी वैसे ही सुनी जाती है जैसे सबसे ताकतवर इंसान की। अमेरिका में इस वक्त जो हो रहा है वो पूरी दुनिया की हर डेमोक्रेसी के लिए एक सबक है। उम्मीद है इसके बाद हर लोकतांत्रिक देश की संस्थाएं और मजबूत होंगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आप सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।